हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा डे नंबर 9 है और उसमें हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हम आज मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और सारे टाइप देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर कैसे पूछे गए। ओके, तो बेसिकली वही नीट के लिए क्लास से ध्यान रखना, ये जेई वाले मत देखने आ जाना। ठीक है, और क्रेश कोर्स है, मतलब जल्दी जल्दी हम पॉइंट्स देखने वाले हैं। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में है क्या। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे उस पूरे मास को हम कंसंट्रेटेड मान सके, मतलब एक तरह से पूरी बॉडी को हम एक पॉइंट मास मान सके। ठीक है, तो ऐसा एक न एक ऐसा पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसके बारे में कई बोलते हैं कि जैसे ये पेन है, ये इधर से मोटा है इधर से पतला है तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर की साइड है ना। तो ये ट्रू नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर ही मिलेगा आपको, जरूरी नहीं है मैं एक फ्रेम बना दूं ऐसा तो उसका देखो फ्रेम ऐसा बनाया मैंने, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? हवा में होगा, एयर में होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करेगा, हो सकता है बाहर भी लाई कर जाए। ठीक है, और हमेशा हेवियर पार्ट के पास में होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इधर हल्का है इधर भारी है तो वो भारी की तरफ प्लेस हो जाता है। ये छोटी छोटी दो इंपॉर्टेंट बातें थी, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ सिमेट्री। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सिमेट्री ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं आपके, उनमें सब में ये चीज देखने को मिलती है भाई हमें। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। देखो सिमेट्री वाली जो भी बॉडीज हैं उनमें उनके सिमेट्री मतलब सेंटर पे ही मिलता है सेंटर ऑफ मास। जैसे कोई सर्किल हो गया या फिर ऐसा कोई ओवल टाइप का हो गया या फिर कोई स्फीयर हो गया, है ना, सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, उनके सिमेट्रिकल है ये सारे के साथ। तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा? उनके सेंटर पे ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मास। ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिमेट्री है ऑब्जेक्ट आपकी जो बॉडी, तो उसके सेंटर पे मिलता है उसका सेंटर ऑफ मास, अदरवाइज अलग अलग होता है, ध्यान रखना। दूसरा इसका तथ्य हमारा दूसरी इसकी वैल्यू कि ये ध्यान रखना, शेप इट इज डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास विद इन बॉडी एंड इज क्लोजर टू द मैसिव पार्ट। मतलब एक बॉडी ऐसे ज्यादा पार्ट ऐसे ज्यादा हेवी है, ठीक है, और एक बॉडी एक हल्की है। ठीक है, तो इस सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो नियर बाई किसके होगा? हेवियर पार्ट के पास में होगा ये सेंटर ऑफ मास। ध्यान रखना, इनको मिलाएं और ये एक सिस्टम बनाए हम कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है हमारा जिसमें दो पार्टिकल्स ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होगा? हेवियर पार्ट के पास में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और देयर मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट अ सेंटर ऑफ द मास एंड मे बी विद इन द आउटसाइड द मास। अब देखो ये जो मैं अभी बात बताया था आपको कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ध्यान रखना कि वो सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर है या बाहर भी हो सकता है। जैसे आपका ये एक ट्रायंगुलर शेप का एक वो है, ट्रायंगुलर शेप में है और बॉडी में फिल पूरा हो रखा है, एरियल है ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। लेकिन एल शेप में कोई दो रोड रखी हुई है तो उनका सेंटर ऑफ मास इधर आ रहा होगा। ठीक है, सर्किल है, सर्किल एकदम चारों तरफ से सिमेट्री है, फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आ रहा है, इसकी बॉडी में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स हमारी बॉडी के अंदर ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। तो ये देखो इनसाइड में हुआ लेकिन इसमें आउटसाइड में हुआ। ठीक है, तो ये थी बेसिक डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। यदि डिस्क्रीट मतलब टुकड़ों में अलग अलग जगह रखे हुए मास, है ना, और पॉइंट मासेस मान के चलो, डिस्क्रीट पॉइंट मासेस मान के चलो। ठीक है, जैसे यहाँ पे M1, M2, M3 जैसे अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अलग अलग मास रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं और ही जगह आ रहा होगा, हमें नहीं पता लेकिन कहीं और ही आ रहा होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, सिग्मा ऑफ MI/RI अपॉन सिग्मा MI, मतलब मास मल्टीप्लाई उसकी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो और सबका सम कर लो, डिवाइड में टोटल सम कर लो मास का कि जितने भी मासेस है। मतलब ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 डैश 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 n तक है, तो आपको क्या करना है? M1 R1 M2 R2 M3 R3
सबको मल्टीप्लाई करना है उसकी डिस्टेंस से या फिर उसके वेक्टर से, ये एक तरह से वेक्टर भी बोल सकते हो कि उसका जो पोजीशन वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। अब वो हो सकता है एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, कैसे भी हो, वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आएगी, डिवाइड में टोटल मास करना है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे वाला स्केलर क्वांटिटी है। ओवरऑल हमारा सेंटर ऑफ मास किस में आएगा भाई, वेक्टर में आएगा, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला है आरसीएम का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालने का। और ये वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ध्यान रखना, एक्स वाई जेड तीनों आ सकते हैं, ठीक है। एक एक डायरेक्शन का भी निकाल लेंगे, यदि ऐसे एक एक डायरेक्शन का निकालना हुआ, जैसे मैं बोलूँ एक्सीएम, एक्सीएम में तो क्या करोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे डैश डैश करते जाओगे और टोटल मास का डिवाइड दे दोगे, ठीक है। ऐसे एक एक वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे YCM निकालोगे तो क्या करोगे, y1 m1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, डिवाइड में टोटल क्या करोगे, मास का डिवाइड, m1 m2 m3। यदि पॉइंट या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो ऐसे करना है, यदि वेक्टर दे रखा है तो ऐसे करना है, ओके, सिंपल चीज ध्यान रखना। और जेड भी दे रखा हो, जैसे 3D बॉडी हो, अभी ये सिंगल लीनियर बॉडी होगी तो ऐसा करेंगे, 2D बॉडी होगी तो दोनों यूज करेंगे, एक्सीएम वाईसीएम, और 3D बॉडी होगी तो तीनों यूज करेंगे हम, ठीक है, कि m1 z1 m2 z2 m3 z3 ऐसे, ठीक है, डिवाइड में मासेस का टोटल करेंगे हम। तो ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूलाज या फिर इसको सोल्व करने का। पहला केस आया जिसमें क्या कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, अलग अलग केसेस के अलग अलग मैं क्वेश्चंस करवाता चलूंगा, समझाता जाऊंगा। डिस्क्रीट मास सिस्टम में ध्यान रखना, मतलब टुकड़ों में रखे हुए मास अलग 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 जगह, और वेक्टर पोजीशन दे रखी है, ठीक है, वेक्टर पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा हो। वेक्टर दे रखा हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखना है अपने को, है ना, आई जे के जिसमें भी है। और यदि इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ऐसे x1 y1 z1 फिर x1 xn zn yn zn ऐसे, तो इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखे हो तो अपने को ये यूज करना है, ओके। दोनों डिस्क्रीट में ध्यान रखना, अलग अलग टुकड़ों में या पार्टिकल मासेस रखे हुए तो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल में देख रहे हो, यहाँ पे 1 kg का मास रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 1 kg है और यहाँ पे 3 kg है, यहाँ पे 2 kg है। इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट इसका मतलब वेक्टर नहीं दे रखा, तो कोऑर्डिनेट दे रखा है तो क्या करोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालोगे, कैसे, XCM निकालोगे, YCM निकालोगे और ZCM निकालोगे, ठीक है। अब देखो XCM निकालोगे तो XCM निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए x कोऑर्डिनेट और इनका मास, तो ये तो 0 ही है, तो ये 0 इंटू 1 kg है ना। फिर इधर वाला 2 kg, 2 इंटू ए पे ही है, इसका कोऑर्डिनेट देखो, Z तो अपना है ही नहीं, है ना, और YCM अभी निकालते हैं, देखो, और 3 kg कहाँ पे रखा हुआ है, 3 kg मल्टीप्लाई कितने पे रखा हुआ है, AY2 पे, डिवाइड में टोटल मास कर दो, 3 + 1 + 2, 3 + 1 + 2 ऐसे कर दो मास का टोटल। तो यहाँ पे देखो पता चल जाएगा तुम्हें, ये 0 हो गया, 2a, ये 3 तो ये 2a और 3 ऐड कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × 3 7 AY2, और यहाँ पे 3 5 6, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 7AY12, 7AY12 आ गया। अब जैसे इसका YCM निकालना है तो YCM भी निकाल सकते हो भाई तुम। YCM के लिए क्या करोगे, YCM के लिए y वाले कंपोनेंट लेंगे हम, तो YCM के लिए जैसे y का ये, इसमें 0, इसमें 0, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। देखो 0 × 1 प्लस 0 × 2, 0 × 2 प्लस 3 × √3y2 × a, डिवाइड में 3 2 1, 3 2 1, टोटल मास कर लो, ये आपका 0 रहेगा क्योंकि z का तो है ही नहीं इसमें कोऑर्डिनेट। तो कितना आया इसका, ये 0 0 0, ये 2 √3, 3 √3a/2 डिवाइड में 6, तो ये 6 से कट रहा है एक तरह से, है ना, 2 टाइम, तो √3a/4, ये YCM आ गया, ये XCM आ गया। ऐसे करना है, डिस्क्रीट में सिंपल मेथड आपको यूज करना है ना। कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे तो कोऑर्डिनेट पता करो पहले, ठीक है। अभी तो कोऑर्डिनेट दे रखे थे, तो कोऑर्डिनेट नहीं दिए हो तो पहले कोऑर्डिनेट पता करो, फिर फॉर्मूला लगाओ आप, ओके। चलो भाई नेक्स्ट,
अब जैसे एक क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे आपके पास, ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि पोजीशन वेक्टर दे रखा है मास m1 m2 और m3 का रिस्पेक्टिवली r1 r2 एंड r3। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का निकालना है, RCM निकालना है हमें वेक्टर में, ठीक है। आओ भाई करो। तो हमने देखा RCM वेक्टर में क्या था हमारा फॉर्मूला, r1 m1 वेक्टर में ना, r2 m2 वेक्टर में, r3 m3 वेक्टर में, डिवाइड में मास का टोटल m1 m2 और m3, ऐसे तीनों का टोटल था। तो यहाँ पे RCM निकाल लो। RCM निकालोगे तो RCM निकालोगे तो भाई क्या, इसका वेक्टर कितना है, इसका वेक्टर है आपका i4j i प्लस 4j प्लस k, ठीक है। मल्टीप्लाई मास कितना है 1 kg प्लस R2 कितना है ijk, ठीक है। मास कितना है इसमें 2 kg प्लस R3 कितना है भाई 2ij माइनस 2k, ठीक है। मास कितना है 3 kg, डिवाइड में टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3। ये लो भाई, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, RCM आपका आ जाएगा वेक्टर में। क्या आएगा देख लो यहाँ से, देखो 1i 2i और 2 इंटू 3 6 और 2 6 2 8 8 और 1 9i कैप आ गया, प्लस j वाले को कर लो 4j 2j 6j माइनस 3j प्लस का 3j आ गया, है ना। फिर k वाले को कर लो k 2k 3k और माइनस का 6k, तो माइनस का 3k आ गया, ये लो आ गया ना। अब टोटल मास कितना है, ये 6 हो गया, डिवाइड दे दो, यदि डिवाइड जा रहा है तो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो। तो देखो यहाँ पे जा रहा है 3y2 i कैप 1y2 j कैप माइनस 1y2 k कैप। ये RCM का फॉर्मूला आ गया आपका और वेक्टर फॉर्म में, ओके। तो ऐसे कर सकते हो आप, है ना। अब जैसे पहला था हमारा डिस्क्रीट में हमने देखा पोजीशन वेक्टर फॉर्म में या फिर कोऑर्डिनेट फॉर्म में। वो वेक्टर फॉर्म में हो तो वेक्टर वाले कर लो, और कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करके मास के साथ और टोटल मास का डिवाइड देके आप RCM निकाल सकते हो या फिर सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। अब आता है सेकंड नंबर का टॉपिक नंबर सेकंड, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। जब एक पार्टिकल अलग अलग दे रखे हैं ना तो कर लोगे। 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए देखो क्या यूज करते हैं, एक तरह से मान लो x एक्सिस y एक्सिस के एक मास इधर रखा हुआ है तुम्हारा और एक मास इधर रखा हुआ है ना, r1 डिस्टेंस पे और r2 डिस्टेंस पे, और उनका जो सेंटर ऑफ मास है जो RCM है वो कहाँ पे आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है वो। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब 0 पे, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है ना। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, RCM इक्वल्स टू R1 M1 प्लस R2 M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और ये क्या है भाई 0 है, ये क्या है 0 है। तो यहाँ पे ये 0 हुआ तो ये नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा ना, तो हम ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं। इसी से ये बन गया M1 R1 इक्वल टू M2 R2, और ये इक्वल हुआ तो अब इसका मतलब ये रेशियो इक्वल हो गया हमारा, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना जब भी सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे हो, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी एक, R1 अपॉन R2 इक्वल टू M2 अपॉन M2। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो उनका मास इंटू उसकी लेंथ और मास इंटू उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये ऐसा है। अब ये यूज कहाँ पे आता है सर, ये रेशियो तो बता दिया, ये यूज कहाँ पे आता है, यूज आता है कई बार है ना ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या फिर हमें बोल देता है पर यहाँ से कोई 2 मासेस रखे हुए हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दिया हमें, तो फिर वो पूछता है कि उसके बताओ सेंटर ऑफ मास बताओ, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताओ, या तो M1 से पूछेगा या M2 से पूछेगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे मास एक दे रखा है दूसरा दे रखा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है R है ना, और हमें पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताओ, सेंटर ऑफ मास के
कोऑर्डिनेट बताओ COM के, ठीक है, तो वो हमें बताना है। अब इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताना है तो यहाँ से हम मान लेंगे R1 डिस्टेंस और M2 से R2 डिस्टेंस, तो ये R1 R2 पता कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इन R1 R2 के बारे में पूछता है वो, या तो कोऑर्डिनेट पूछेगा, या R1 पूछेगा मास 1 से, या R2 पूछेगा मास 2 से, ऐसे पूछता है वो। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें पता है R1 R2 का रेशियो क्या होता है, M2/M1, उल्टा रेशियो होता है ना, डिस्टेंस का रेशियो मास का रेशियो के उल्टा रहता है ना, कि R1/M1 और R2 और ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करोगे। देखो इस इक्वेशन का यूज करोगे और यहाँ पे ना मान लो ऐसा कुछ भी, भाई ये यहाँ से R1 डिस्टेंस है, यहाँ से R2 डिस्टेंस है, तो इनको जब कैलकुलेट करोगे या फिर इसमें रखोगे तुम, है ना, सेंटर ऑफ मास वाली इक्वेशन में रखोगे, तो वहां से तुम्हारे पास ये निकल के आएगा फॉर्मूला R1 का और R2 का। मतलब जब भी आपको R1 निकालनी है तो क्या करोगे, R1 निकालनी है तो आपको क्या करना है, इस रेडियस को, ये जो डिस्टेंस है बीच की, उसको मल्टीप्लाई करना है अपोजिट मास से, मतलब M2 इंटू R से, डिवाइड में टोटल मास रखना है। और जब आपको R2 निकालना है तो आपको करना क्या है, इसका अपोजिट मास ये, तो M1 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिवाइड में टोटल मास। ये ट्रिक ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये 2 मासेस के लिए हैं, जब भी 2 मास हो, है ना। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे है इक्वेशन है कि एक ऐसे x और y एक्सिस दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है M1 और यहाँ पे मास दे रखा है M2। जो M2 रखा है वो L,0 पे है और M1 आपका 0 0 पे है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना है M1 मास से बताना है एक्सियम। तो ये पूछ रहा है वो कि एक्सियम बताना है। तो देखो कैसे करोगे, अभी मैंने बोला कि मान लो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का तरीका मैंने बताया अभी कि R1 R2, तो इसका मतलब R1 निकालना है अपने को, R1 निकालना है तो उसका अपोजिट मास कौन सा है, M2 मल्टीप्लाई करना है बीच की डिस्टेंस से, डिवाइड में टोटल मास करना है अपने को, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। अदरवाइज वैसे फॉर्मूले से निकालोगे तो काफी लंबा टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे अपने आप RCM निकल जाएगा, RCM या फिर XCM जो भी बोल रहे हो, R1, तो यहाँ से R1 निकल जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, देखो M कितना है, M2 ये, ठीक है, और डिस्टेंस बीच की कितनी है, L है, टोटल मास कितना हुआ, M1 प्लस M2, और ये आपका आंसर आ गया। समझ गए ना, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। तो ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन ये कब करना है, सिर्फ 2 मास हो तभी करना है भाई, हर जगह मत अप्लाई करना, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा इसका मेथड। तीसरे मेथड में देखने के लिए आपको मास का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, कि मास कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक प्लेन में हो, पॉइंट मास हो, लीनियरली हो, है ना, अलग अलग होता है। 3 तरीके के मास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक आपका यही है, सेंटर ऑफ मास और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब ऐसा तो नहीं कि मास यहाँ पे है फिर यहाँ पे है, वो तो डिस्क्रीट हो गया, है ना। मास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एक तरह से, जैसे इसमें है, अब इसमें छोटे छोटे पॉइंटों में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मास है यहाँ पे मास, पूरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, COM कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वही है, उस मास को हम DM मान लेंगे और यहाँ से सेंटर से जो भी हमारा पोजीशन वेक्टर, वहां से R डिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है। तो इसका जब XCM या फिर RCM निकालेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, R इंटू DM का इंटीग्रेट, क्योंकि छोटा सा मास माना है हमने, मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हम इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो इंटीग्रल का यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होता था, X इंटू DM होता था, याद करो, मास इंटू डिस्टेंस होती थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, R है, और ये मास कितना है, DM है, तो RDM हो गया अपना। डिवाइड में टोटल मास करते थे, तो ये लो भाई DM का इंटीग्रेट कर दो, टोटल मास आ गया। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब कभी कभी बोलेगा कि ओनली एरियल में है, मतलब एक प्लेन टाइप में है, जैसे पेपर हो गया, आपकी सीट, स्टील की सीट वगैरह हो गई, है ना, देखा होगा ना, एकदम जो जिस एरिया कवर करती है, वॉल्यूम कवर नहीं करती है ना। या फिर मास आपका एकदम लीनियर होगा, जैसे ये पेन है, ऐसे लीनियर में एक लाइन में ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, इधर भी और इधर भी हो, है ना, तो वो एरियल मास हो जाएगा। हो सकता है वो इधर और आगे भी हो, ऐसे मतलब वॉल्यूम फॉर्म में भी हो, है ना।
तो मास डेंसिटी मतलब मास डिस्ट्रीब्यूटेड देखते हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं। उससे पहले हम डेंसिटी देखते हैं कि डेंसिटी, अब देखो हमें पता है कि मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है, अभी बड़ी वॉल्यूम के लिए बोलते हैं हम, तो हम ऐसे ही जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू ऐसे होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऐसे ही सुना होगा तुमने, है ना। लेकिन ये वैलिड कब है, ये वैलिड है ओनली ऑन 3D बॉडीज के लिए। यदि यहाँ पे बॉडी 3D है तो ही बोलेंगे वॉल्यूम। यदि आपकी बॉडी 3D नहीं है और एक लीनियरली किसी एरिया में कवर होती है, मतलब जैसे कोई पेज हो जिसकी थिकनेस बहुत कम हो, तो उसका वॉल्यूम थोड़ी बोलेंगे, उसका तो एरिया ही बोलेंगे। तो वो एरिया होता है तो रो इनटू एरिया होता है फिर, और उसका मान लो कभी कभी वो एरिया नहीं है, एकदम लीनियरली है, एक लाइन के अकॉर्डिंग है उसका मास, है ना तो उसमें लेंथ ना तो विड्थ है ना हाइट है, और ओनली एक लाइन के अकॉर्डिंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको बोलेंगे लीनियर मास डेंसिटी, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रो इनटू लेंथ, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मास ध्यान रखना जरूरी नहीं है वॉल्यूम में ही लिखते हैं आप, मास रो इनटू एरिया भी लिखते हैं, और मास इक्वल टू रो इनटू, वो नाम अलग अलग आ जाता है फिर इनका, ठीक है। तो देखो इनटू एल लेंथ ये। अब यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी है, टाइप ऑफ डेंसिटीज देखते हैं ना, तो डेंसिटीज में आपको पता होना चाहिए कि मास इसके लिए रो यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए भी रो यूज थोड़ी करेंगे, इसके लिए एरियल यूज करेंगे। तो एरियल के लिए सिग्मा से दिखा देते हैं, जैसे इसमें इसका नाम, या फिर एरियल बोल दो, या फिर इसको ऐसे सिग्मा इंटू ए भी दिखाते हैं, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, ध्यान रखना। तो ये एरियल के लिए डेंसिटी है और ये लीनियर के लिए डेंसिटी है, ध्यान रखना। और इसको दिखाते हैं लैम्बडा से, तो लैम्बडा इंटू एल दिखा देते हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि बच्चे थोड़ी समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें एरियल डेंसिटी है, सिग्मा इंटू ए मतलब ये डेंसिटी है तो डेंसिटी, लेकिन एरिया के लिए डिफाइन है, ये है डेंसिटी लेकिन लीनियर के लिए, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड मास उसके लिए है। तो यहाँ पे 3 तरीके की मास डेंसिटी आती है हमारी, एक तो कौन सी, एक तो है हमारी लीनियर मास डेंसिटी, एक है एरियल और एक है वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। तो जब भी हम एरियल में इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट मान लेंगे dx, और उसमें मान लेंगे मास कितना है dm। तो उस dm की कैलकुलेशन करने के लिए जो आपकी लीनियर डेंसिटी है लैम्बडा, जो लैम्बडा इसकी डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था। तो ऐसे इसका dm कैलकुलेट होगा लीनियर के लिए। अब जैसे आपका एरियल है तो क्या करोगे, एरियल के लिए सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे इसका मास निकालोगे एरियल वाले में। और यदि मान लो मास ऐसा है कि वॉल्यूमेट्रिक है, तो उसमें क्या करोगे, रो इंटू इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसा है, जैसे अर्थ है, अर्थ स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ऐसे उसका मास कैलकुलेट करोगे। अब डिपेंड करता है आपके पास कौन सा केस है, क्वेश्चन में कैसा केस है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। अब ये मास डेंसिटी, जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इजी कर देता है सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस को। कैसे करता है आओ दिखाते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी है, देखो ये तो यूज करना ही है आपको, ये जो भी मैंने बताया ना डीएम, ये डीएम यहाँ पे निकाला हमने, फिर इधर भी डीएम हमने ऐसे निकाला है ना, तो ये कहाँ पे यूज होगा, आपके इस फॉर्मूले में, यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट करेंगे आप, ठीक है, आर मल्टीप्लाई डीएम। तो यहाँ पे डीएम, यहाँ पे डीएम, डीएम की वैल्यू जो मैंने बताई है अकॉर्डिंग टू शेप लेना है आपको, एरियल है, लीनियर है या स्पेरिकल है। अभी क्वेश्चन आएगा तब और समझ जाओगे, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ लीनियर डेंसिटी, देखो कभी कभी है ना क्या बोलते हैं, जो आपका लैम्बडा है ना वो कांस्टेंट होता है, और कभी कभी कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी कर रहा होता है डिस्टेंस के साथ साथ। जैसे मैं इस पेन की बात करूं, यहाँ पे मेरा मास एकदम एक जैसा है, फिर यहाँ से यहाँ पे बढ़ रहा है, लेंथ के साथ साथ बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक है ना इक्वल है, फिर यहाँ से लेंथ के साथ साथ बढ़ता जा रहा है इसका मास, ठीक है। तो कभी कभी हाँ आपकी डेंसिटी होती है लीनियर डेंसिटी, वो कभी कभी तो कांस्टेंट रहती है ना। कांस्टेंट रहने के लिए जैसे मैं ऐसा इसका एग्जांपल दूं, एक जैसे ये रिमोट है, तो इसमें है ना इसका जो मास है वो सब जगह ना एक जैसा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इधर साइड पतला है, इधर साइड मोटा है, मतलब इसमें डेंसिटी क्या हो रही है, वेरिएबल हो रही है। एक्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, इसमें पॉइंट है ना, तो वैसे वैसे इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बट इसमें एक जैसा है सब। तो ये हुआ आपका कांस्टेंट, है ना, लीनियर में, और ये क्या हुआ वेरिएबल। तो ऐसे ध्यान रखना है अपने को। तो अब ये कांस्टेंट वाला है, तो कांस्टेंट वाले की डायरेक्ट लिख लेना, एक्सीएम जो भी है आपका, एक्स की जगह वही एक्स पुट करोगे, और
लैम्बडा है तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, लैम्बडा डीएम, है ना, जो भी आपका लैम्बडा ये किया ना हमने डीएम, डीएम की वैल्यू क्या पुट करोगे, लैम्बडा इंटू डीएक्स डिवाइड में लैम्बडा डीएक्स, ऐसे, ठीक है। लेकिन आपका वेरिएबल है, आपकी डेंसिटी वेरिएबल है, तो आप एक्सीएम कैसे पुट करोगे, फिर एक्सीएम पुट करोगे, देखो यहाँ पे क्या था एक्स, तो एक्स तो पुट करोगे ही, फिर आती है बात डीएम की, तो डीएम की बात करोगे तो यहाँ पे लैम्बडा की जगह क्या पुट करोगे, लैम्बडा इंटू एक्स, तो लैम्बडा इंटू एक्स पुट करोगे, ठीक है, लैम्बडा इंटू एक्स पुट करोगे, फिर क्या पुट करोगे, फिर मल्टीप्लाई डीएक्स, ऐसे डीएम पुट करना है, और यहाँ पे भी लैम्बडा नॉट एक्स डॉट डीएक्स, ऐसे। तो देखो यहाँ पे एक एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स 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 स्क्वायर हो गया अभी, तो ध्यान रखना जो भी मास है ना उसमें डेंसिटी है ना वैसे की वैसे डेंसिटी रखना, इसको सोल्व करोगे अपने आप पता चल जाएगा क्या आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि एक्स के ऊपर ही हो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी और क्या है ना। तो ऐसे आपको करना है, जैसे इसमें क्वेश्चन करते हैं एक, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म है मतलब ये पेन वाला है ना, इसका मतलब इसकी डेंसिटी वेरी कर रही होगी डिस्टेंस के साथ साथ, है ना। तो ये देखो यहाँ पे है इसका मास का ये फॉर्मूला बता रखा है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ये दे रखा है इसका, ठीक है, मतलब वही डीएम अपना, ठीक है। तो लैम्बडा इज ए कांस्टेंट और एक्स इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द रोड, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड फ्रॉम दिस एंड, ओके। तो आपको देखो ये म्यू दे रखा है, इसका मतलब ये डीएम दे रखा है, आपको ध्यान रखना, जो कि म्यू की फॉर्म में दे रखा है, कितना है लैम्बडा एक्स स्क्वायर दे रखा है, ओके। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि ये यूनिफॉर्म ना हो तो कैसा यूज करना है, एक्स डीएम ये यूज करना है। अब इसमें देखो लैम्बडा डीएक्स ये सब दे रखा है, तो यहाँ पे क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था पहले फॉर्मूला लिख लो, एक्स डीएम अपॉन डीएम, ये था हमारा एक्सीएम निकालने का। रोड है तो एक ही साइड निकलेगी अपना, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, मतलब ये x तो x है ही, dm की वैल्यू पुट करो, तो dm क्या है लैम्बडा, ये है अपना लैम्बडा मतलब dx अपॉन dt है, ये देखो यहाँ पे लिखा है मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, इसका मतलब हम dx लेंथ में माने तो कितना है ये ऐसे है, तो dm की वैल्यू क्या है हमारी लैम्बडा एक्स स्क्वायर डॉट dx, ऐसे। तो यहाँ पे ये पुट कर दो, तो लैम्बडा एक्स स्क्वायर डॉट dx डिवाइड में dm क्या है अपना यही ओनली लैम्बडा एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब ये रही, अब ऐसा मत सोचना ये रही ऊपर वाला एक्सिस है ना, ऊपर वाले में देखो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स क्यूब हो जाएगा, लैम्बडा बाहर, ठीक है, लैम्बडा से लैम्बडा कांस्टेंट है, लैम्बडा से लैम्बडा तो कट ही जाएगा, अंदर कौन बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा डॉट dx, और यहाँ पे कौन बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देख लो यहाँ से लैम्बडा कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, ऐसे करना है अपने को। अब यदि कुछ वैल्यूज पुट करनी तो पुट कर दो, तो इसमें कितना आएगा x अपॉन 12, ये इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अच्छा लिमिट दे रखिए तो 0 to L, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा L/12, ठीक है बेटा, ऐसे कर लोगे, समझ गए ना, ऐसे। तो कभी भी यूनिफॉर्म ना दे रखा हो, अरे ऐसे वेरिएबल में दे रखा हो तो आप ऐसे करोगे, ओके 100%। चले आगे, अब केस नंबर 4, अब आता है केस नंबर 4, ठीक है। जब आपकी बॉडीज होती है, जो भी बॉडीज है वो सिमेट्री है, सिमेट्री बॉडीज के लिए, यूनिफॉर्म सिमेट्री बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का, अब यहाँ पे ये हैं सब कैलकुलेट करके वही एक्स डीएम वगैरह अपॉन डीएम करके इंटीग्रेशन करके निकाला हुआ है यहाँ पे वही, जैसे ये क्या है अपना रिंग है, तो रिंग में है ना छोटा सा पार्ट काट के सेंटर से डिस्टेंस मांग के एंगल करके सारा कुछ निकाला हुआ ऐसे रखी हुई है। तो देखो इसका सिमेट्री लाइन कौन सी होगी, ये होगी और ये होगी, ठीक है। तो इधर से तो दिख रहा है सिमेट्री है ना हमारी वाई एक्सिस पे आने वाली है, तो x का कंपोनेंट तो अपना ऑलरेडी 0 हो गया है ना, तो यहाँ पे इसका सेंटर मास इधर की साइड आएगा लगभग हमारा, है ना। तो इस सेंटर मास में x तो आपका 0 हो गया और y कितना हो गया 2r/π, ये ध्यान रखना है। किसका, सेमी सर्कुलर रिंग का। कंप्लीट रिंग का तो सेंट्री आ जाता है, ये इसका इधर आएगा, इधर दोनों का बीच में, तो वो तो सेंट्री आ जाएगा, है ना।
सेमी सर्किल का ध्यान रखना, सेमी सर्कुलर रिंग का 0,2 पाई आर पे आता है, ठीक है। लेकिन वही काम यदि डिस्क हो, ये क्या हो, डिस्क हो ऐसे, तो डिस्क में ध्यान रखना इसका जो सेंट्रोमास है वो कहाँ पे आता है, सेंट्रोमास इसका आ जाता है 0,4 आर, मतलब उसका ही जस्ट डबल है ना। देखो मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 r/π आता है और यहाँ पे 2 का डबल 4, मतलब 4 r/3 पाई आता है, 3 पाई भी आता है, यहाँ पे पाई आता है, वहाँ पे 3 पाई आता है, ध्यान रखना है ना। r/π का ये तो 2 टाइम होता है और r/π का वो 4/3 टाइम होता है। अब आता है हेमीस्फीयर, हेमी स्पेरिकल है, ध्यान रखना, स्पेरिकल मतलब अंदर का मामला कुछ नहीं है, खोखला है ना, तो ऐसे, तो उसका सेंट्रोमास कहाँ पे आएगा, r/2 पे, r/2 पे। और यही सॉलिड स्फीयर होगा तो ध्यान रखना इसका सेंट्रोमास कहाँ पे आएगा, 0,3 r/8 पे आएगा, ठीक है, मतलब भरा हुआ है लेकिन हाफ है गोला, तो 3 r/8, ये चीजें ध्यान रखनी है। कोण है तो कोण का बड़ा सिंपल है, कोण यदि यहीं सिमेट्री माना हुआ है तो ध्यान रखना ये कितना, जैसे सिमेट्री एक्सिस पे है हमारा तो ये कितना हो जाएगा 0,h/4, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्री पे नहीं है, ये वाला पॉइंट सिमेट्री पे है, ओरिजिन पे है, तो फिर ध्यान रखना ये आपका h/4 होगा और ये आपका r/2 होगा। यदि आपका 0,0 इधर है, दूसरे पेन से बताता हूँ, यदि आपका 0,0 इधर, अभी 0,0 कहाँ पे माने हमने, इधर मान रखा हमने 0,0, ठीक है, तो ये आया है, ठीक है, तो आपका ये आएगा 0,0 इधर है, तो 0,0 इधर है तो आपका सेंट्रोमास यहाँ पे कैसा आएगा, फिर आएगा, ध्यान रखना ये कितना है 2r है, तो ये r पे आएगा, तो r,h/4 पे आएगा। फिर ध्यान रखना यदि सेंट्रोमास यहाँ पे है तो r,h/4, और यदि आपका सेंट्रोमास इधर है तो इसका सिमेट्री देख लेना, क्योंकि x तो 0 हो ही जाएगा, y कितना आएगा h/4, y तो फिक्स है h/4 आएगा, डिपेंड करता है आपने कहाँ से स्टार्ट माना है, अपने ओरिजिन कहाँ माना है, सिमेट्री कहाँ से मान रहे हो आप, ओके। होलोकोण है तो होलोकोण में बस इसमें h/4 आता है, इसमें h/3 आता है, ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रखना आपको, ओके। जैसे इसमें कितना आएगा 0,h/3 होलोकोण है तो, और यदि सॉलिड है तो 0,h/4। अब आता है सर्कुलर डिस्क का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, और एक शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हो। जब भी आपको सर्कुलर आर्क दिखे या फिर सर्कुलर डिस्क दिखे, ठीक है, कुछ पार्ट मतलब है ना, तो ये सर्कुलर प्लेट का एक सेक्टर है, सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट का है ना, या फिर डिस्क का है ना, और ये किसका है, सर्कुलर आर्क का है। तो आर्क में आपका मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले तो जो भी एंगल है आपको उसमें 2θ मानना है। जो भी एंगल मान लो वो बोलेगा कि एक आर्क है और 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को ऐसे मानना 2θ दे रखा है वो, ठीक है, और फिर इसका आधा कर लेना, ठीक है। तो इसका सेंट्रोमास कहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे होगा, तो ये कितना होगा, वो होगा xcm = r sin θ डिवाइड बाई θ, और θ किस में रखना है भाई, रेडियन में, ये ध्यान रखना, r sin θ अपॉन θ, और इसमें डबल 2/3 टाइम्स है ना, तो देखो कैसे 2r sin θ अपॉन 3θ, इसमें कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम ऑफ एक्सियम ऑफ इसका आर्क वाले का, है ना, एक्सियम आर्क का, ऐसे भी याद रख सकते हो, r sin θ अपॉन θ तो याद रखना ही है, और θ ध्यान रखना क्या, ये जो भी 2θ माना उसका आधा एंगल लेना है। मान लो ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना लोगे 30 डिग्री, और 30 डिग्री यहाँ पे कैसे डिग्री में नहीं रखना, रेडियन में रखना है, ठीक है, बेसिक क्लास में मैंने बताया हुआ ये चीज। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग है, ध्यान रखना, रिंग है इसका मतलब आर्क वाली बात हो गई यहाँ पे ना, क्वार्टर रिंग, ठीक है, ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद सेंटर ओरिजिन, ठीक है, ओके। तो इसका सेंट्रोमास बताना है अपने को, है ना, कहीं रखे हुए थोड़ी है, वैसा कुछ नहीं है ना इसमें, आर प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी हुई है ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एंगल कितना हो गया भाई 90 डिग्री, इसका आधा कर लो, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 45। अभी हमने देखा था कि आर्क है, ये क्या है, रिंग का पार्ट है ना, डिस्क का पार्ट नहीं है, ये रिंग का पार्ट है, रिंग का पार्ट है, तो इसका मतलब जो एक्सियम निकालते हैं हम, वो कैसे निकालते हो, जो एक्सियम निकालोगे वो कितना निकालोगे भाई,
या फिर इसको ऐसे मान लो, मतलब वो तो एंगल का बारे में बता रहा है अपने को, है ना। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस आना चाहिए अपने को, यहाँ से डिस्टेंस आनी चाहिए। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, कैसे भी रख लो, मतलब बीच में भी रख लो। तो एक्सियम वही r sin थीटा अपॉन थीटा। थीटा कितना 45, तो r अपना r ही दे रखा है। तो r sin थीटा, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइड में 45 को बोलते हैं पाई बाई 4। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आया, ये 4 ऊपर गया तो 4r अपॉन √2 पाई। ये आपका आंसर आया, ध्यान रखना ऐसा अजीबोगरीब। यहाँ पे रेडियन में ही रखना है, यहाँ पे एंगल जो भी वैल्यू आ जाए वो, और जो भी एंगल है उसका आधा ही लेना है, ये ध्यान रखना, इतना सा। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लो ताकि क्लियरिटी आए। सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्वार्टर सेक्टर है, इसका मतलब डिस्क का पार्ट है ना, क्वार्टर सेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क इज ए रेडियस r। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द, वही वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है फर्स्ट क्वार्टर का मतलब एंगल आपको कितना दे रखा है, वही कितना है 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क का पार्ट है, ये है ना। तो आपको वही याद करो, एक्सियम के लिए मैंने क्या बताया था, 2/3 ऑफ ये इसका डिस्क वाला आर्क वाला। तो उसका फॉर्मूला क्या था, r sin थीटा डिवाइड बाई थीटा, है ना। तो यहाँ पे कर लो 2/3, r का r ही है, sin 45 वैल्यू रख दो डिवाइड में पाई/4। तो जो ऊपर वाली वैल्यू निकाले हो उसी का कितना टाइम हो जाएगा, 2/3, मतलब कितना आ जाएगा 2 × 4 8r डिवाइड में 3√2 पाई। ये आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। समझ गए ना, ऐसे निकालना है। अब आता है पॉइंट नंबर 5, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी। ठीक है, कंपोजिट बॉडी हो मतलब कोई एक बड़ी बॉडी हो, मतलब 3D बॉडी हो, कोई दूसरी बॉडी के साथ अटैच्ड हो, कंपोज्ड हो, तो क्या करेंगे उस केस में, हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखना है, एक एक का कर लो। पहले मान लो ये स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया है, उसके कोऑर्डिनेट लिख लो और इसका मास लिख लो। मान लो इसके कोऑर्डिनेट x, y कुछ भी आया अपना, ठीक है, जो भी है। फिर दूसरा वाला जो भी बॉडी है उसके भी सेंटर ऑफ मास निकाल लो, तो उसका मान लो x2 y2 आया, ठीक है, और उसका मास m2 आया। तो आपको करना क्या है, दोनों के सेंटर ऑफ मास और दोनों के मास पता होने चाहिए आपको। तो क्या करोगे, मान लो एक्सियम निकालना है तो एक्सियम निकालोगे कैसे, जो भी आपका जैसे ये है डिस्क है कुछ भी है ना, मान लो यहाँ पे डिस्क है ये, तो मास ऑफ डिस्क मल्टीप्लाई उसका सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ ये जो भी स्क्वायर है ना, जो भी सरफेस है स्क्वायर है, मल्टीप्लाई उसका सेंटर ऑफ मास डिवाइड में टोटल मास। और कौन से कोऑर्डिनेट लेने हैं, एक्स वाले। फिर जब वाई वाले निकालो तो वाई वाले भी ऐसे ही करोगे, वाईसीएम निकालोगे तो मास ऑफ द मतलब डिस्क मल्टीप्लाई उसका सेंटर ऑफ मास प्लस फिर मास उसका और उसका सेंटर ऑफ मास डिवाइड में टोटल मास। ये करना है आपको काम जब कंपोजिट सिस्टम आ जाए तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये है, आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे सबका मास mm है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया लेकिन ईच मास m। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है इसमें, तो देखो कैसे करोगे। इस रोड का मास कितना है m, इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है m। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो ये टोटल a लेंथ की है टोटल, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, कितने पे आएगा, अब तो जल्दी जल्दी कर सकते हो, a/2 पे कोमा 0 है ना, a/2 कोमा 0। और ये भी लेंथ है ना a, ये देखो a है, ये भी a है, ठीक है। तो ये इसका कितने पे आएगा, a/0 कोमा a/2 पे। और इसका कितने पे आएगा, इसका आएगा यहाँ पे a/2 कोमा a/2 पे। ठीक है, ऐसे इनके सेंटर ऑफ मास निकाल लो सबके। अब तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट पता है, मास पता है, तो निकाल लो डायरेक्ट। जैसे एक्सियम निकालोगे और वाईसीएम निकालोगे। एक्सियम निकालोगे तो क्या लिखोगे,
इसका मास m है और इसका सेंट्रो मास a/2 है, a/2 इंटू m प्लस इसका x वाले ध्यान रखना, तो यहाँ पे 0 है x, ठीक है, और इसका मास कितना है m है। फिर इसका a/2 मास कितना है m, डिवाइड में टोटल मास 3m, ठीक है। अब इसका वापस y वाले निकालोगे तो y वाले में इसमें 0 है, इसमें 0 है m, फिर इसमें a/2 है m और इसमें a/2 है m, टोटल मास कितना है 3m। तो ऐसे करके आप आंसर निकाल लो। अब देख लो इसमें कितना हो गया, a/2 a हो गया, am हो गया, am अपॉन 3m, तो कितना आया a/3, और इसमें भी सेम आएगा कितना, वही am अपॉन 3m, तो यहाँ पे कितना आया a/3, तो a/3, तो लगभग कहाँ पे, इसके लगभग बीच में से आ रहा होगा, यहाँ पे सेंट्रोमास यहाँ पे आ रहा होगा, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं अपने पास। ओके, तो ऐसे कंपोजिट सिस्टम में आपको ऐसे ही करना है। जैसे एक और देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3 ऐसे रखे हुए स्क्वायर प्लेट्स रखे हुए हैं, एम मास की साइड ए है, तो एक स्क्वायर प्लेट का आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लेट है, ये सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये मान लो ए है तो इसका सेंट्रो मास a/2 आता है, और ये भी ए है तो इसमें भी a/2 आता है। तो ऐसा ही कुछ दे रखा है कि सभी की साइड कितनी है, ए है, तो मतलब ये ए है तो यहाँ पे सेंट्रो मास कितना होगा, यहाँ पे सेंट्रो मास होगा a/2 a/2 पे, है ना, और ये a है और ये है 2a, तो ये यहाँ से a/2 ऐड करो यहाँ से यहाँ तक का, तो a/2, तो यहाँ पे इसका सेंट्रो मास इधर आएगा, कितना आएगा, x में कितना आएगा, a प्लस a/2 3a/2 कोमा y में कितना गया, y में अभी तक a/2 ही गया है, ऊपर की लाइन तो a/2 ही है अपनी। फिर इस वाली बॉडी में देखो इसका सेंट्रो मास यहाँ पे आएगा, और वो कितनी डिस्टेंस पे गया, a प्लस a/2, तो ये हो गया 3a/2 इसका y तो, और x कितना हुआ, x तो उतना ही अभी भी 3a/2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, अब इसमें आंसर कर लो, सबके मास mm है ना, तो आप देखो इसमें कैसे करोगे, xm जब निकालोगे तो a वाले मल्टीप्लाई कर दो, a/2 इंटू m प्लस 3a/2 इंटू m प्लस 3a/2 इंटू m डिवाइड में 3m, है ना, और जब ycm निकालोगे तो क्या करोगे, a/2 m प्लस a/2 m प्लस 3a/2 m डिवाइड में 3m, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका am और यहाँ पे डेड am, तो am और डेड am कितना हुआ, 2.5 am 5/2 am डिवाइड में 3m, m से m कैंसिल, तो 5a/6। ओके, और इधर कितना आ जाएगा, a/2 3m डेड हो गया अपना 3 और आधा 3.5 का मतलब है 7a/2 डिवाइड में 3m, m से m कट गया, 3 to 7a/6, तो ये दोनों इसके आंसर्स आ गए आपके। ओके, क्लियर, समझ गए ना कैसे करना है। चलो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करवाते हैं आपको। ये है एक अच्छा क्वेश्चन, ये बोल रहा है यहाँ पे एक L लेंथ है और उसका m मास है, फिर लेंथ भी आधी मास भी आधा, फिर लेंथ उसकी आधी फिर मास भी उसका आधा, ऐसे करते 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 इन्फिनिट तक जा रहा है। तो इसका एक्सियम वाईसियम निकालो, तो इसका एक्सियम वाईसियम निकालना है भाई हमें, है ना। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्सियम निकालेंगे हम। कैसे करोगे, मास इंटू लेंथ प्लस मास इंटू लेंथ प्लस मास इंटू लेंथ प्लस डैश 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 इन्फिनिट तक, डिवाइड में टोटल मास L प्लस L/2 प्लस मास 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 M/2 M/4 ऐसे जा रहा है, M/4 फिर M/8, मतलब इसका आधा, इसका डबल होता जा रहा है ना। तो
तो ऊपर देखो एक सीरीज बनती सी नजर आ रही है, एम कॉमन ले लूँ मैं या एल भी कॉमन ले लूँ, तो एम एल और डिवाइड में एम कॉमन ले लूँ, तो देखो अंदर इसमें सीरीज बन रही है एक और इसके अंदर सीरीज बन रही है एक। कैसे बन रही है देखो, 1 + 1/4 + 1 इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, है ना, बिल्कुल 2 का स्क्वायर, 4 × 8 32, m/4 l/8, ठीक है। करते हैं ये 1/2 है, 1/4 और ये कितना हुआ 32, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, नीचे वाली में सीरीज में देखो 1 + 1/2 1/4 1/8, इसमें ऐसे चल रहा है। यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 4 ही है, गड़बड़ है क्वेश्चन में। लेंथ, इसकी लेंथ आधी तो इस लेंथ की भी आधी, तो l/2 का l/4 ही होगा, तो यहाँ पे l/4 ही आएगा, ध्यान रखना। तो 32 नहीं आएगा, ये 60 नहीं आएगा। फिर अगला जो आएगा वो my, इस 4 का आधा, मतलब इसका ही डबल कर लो तो 8, और इधर l/8 ऐसे रहेगा, ऐसे चलता जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे गड़बड़ थी क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये 4, अब यहाँ पे देखो एक सीरीज नजर आ रही है हमें, 1/4 1/16 मतलब वही ऐसे स्क्वायर में बनते जा रहे हैं ना। इसका मतलब यहाँ पे जीपी मिल गई, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है 2 4 8, है ना, यहाँ पे भी जीपी दिख रही है, और यहाँ पे एम से एम कट गया अपना, तो यहाँ पे एल और यहाँ पे जीपी को सॉल्व करोगे तो इन्फाइनाइट तक जो आती है उस इन्फाइनाइट का सॉल्यूशन होता है a1 - r। a आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म अपनी 1 हो गई, और 1 - r क्या होता है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड दे दो, तो 1/4 आ गया। यहाँ पे डिवाइड में नीचे वाली सीरीज को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी देखो पहली टर्म क्या है आपकी 1 ही है, 1 - r क्या है, फर्स्ट सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड दो 1/2, तो ये 1/2। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 1/4, तो यहाँ पे बच गया 1 - 1/4 करोगे तो 3/4, 4 ऊपर गया तो 4/3, डिवाइड में l साथ में है, डिवाइड में कितना हो गया 1/2 1/2 2, तो ये आया 2, ऊपर गया ना, ये 1/2 बचा, 1/2 में 2 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया अपना 4, अच्छा 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है तो 2l/3, ये आपका आंसर आएगा 2l/3। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम सेंटर ऑफ मास टर्न कटेड बॉडीज, है ना, जिन बॉडीज में कुछ न कुछ कैविटी काट लेते हैं, उन बॉडीज में कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो कोई डिस्क है, उस डिस्क में से छोटी डिस्क काट लिया या स्क्वायर काट लिया या और कुछ काट लिया, है ना, तो ऐसी बॉडीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, तो 7 टाइप्स मैंने आपको बता दिए सेंटर ऑफ मास निकालने के। ठीक है, ये 7 नंबर का अपना टॉपिक है, जिसमें कटिंग पार्ट का या फिर कैविटी वाले का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। मान लीजिए जैसे ये कैविटी वाला है, ठीक है, ये कैविटी वाला पार्ट है अपना। ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, एक तरह से ये मान के चलिए, यहाँ पे इस टाइप की डिजाइन बनानी है अपने को कि एक डिस्क होगी, उस डिस्क में एक छोटी सी डिस्क काटी गई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया होगा, कहीं ना कहीं और जगह चला गया होगा। ठीक है, तो हम इसको एक्चुअली मानते कैसे हैं, देखो इसको मानने के लिए हमारे पास हम करते हैं, एक डिस्क होगी, ठीक है, एक डिस्क, और उस डिस्क में एक बड़ी डिस्क में से ये डिस्क हम काट ले। ठीक है, इनके साइंस में मत जाओ, ये प्लस माइनस साइन कुछ भी नहीं है अपने। ठीक है, मतलब यहाँ पे साइन पे मत जाना। यदि ऐसा कुछ डिजाइन है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। पहले इसका कुछ ना कुछ पार्ट हो गया हमारा, एक डिस्क हो गई, पूरी डिस्क हो गई, फिर दूसरा हमारा पार्ट है वो छोटी डिस्क हो गई। अब हमें पता है कि ये कैविटी है, या तो ये कैविटी होगा या फिर एडेड होगा।
मतलब इतना मास या तो ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों ही हो सकते हैं। या तो हो सकता है डिस्क पे एक डिस्क रख दिया हो, या हो सकता है इस डिस्क पे एक छोटी सी कैविटी काट ली हो, है ना, तो दोनों हो सकते हैं। तो या तो मास ऐड होगा या मास सब्ट्रैक्ट होगा। जो सब्ट्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव मास। अब वो नेगेटिव मास कैसे निकालेंगे उसकी भी ट्रिक ध्यान रखना। हमें पता है यहाँ पे क्या है, एरियल बात कर रहे हैं हम, तो एरिया के लिए जो मास निकालते हैं, जब मास लिखते हैं तो ध्यान रखना डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया, डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया कर देंगे तो ये आपका एरियल मास निकल जाएगा, ठीक है, कि उस डिस्क में कितना मास है, ठीक है। तो ये डेंसिटी मतलब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जैसे आपको पता होगा, यहाँ पे किससे लिखते थे हम, रो से लिखते थे, मतलब सिग्मा से, ऐसे सिग्मा इनटू एरिया, जो भी एरिया होगा, ऐसे इसका मास लिखेंगे। और इनका जो सेंट्रोमास है, जैसे यहाँ पे इसका सेंट्रोमास, दूसरा इसको काम करेंगे ईच बॉडी का, सभी बॉडी का सेंट्रोमास पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और यहाँ से मास आ जाएगा। फिर आपको यदि मास ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव लिखना है, यदि मास सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस के साइन के साथ लिखना है। मतलब कैसे, मान लीजिए इस बॉडी में से ये बॉडी कट हुई है, ये माइनस हुई है इस बॉडी में से, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या ऐसे कि बड़ी बॉडी में से छोटी वाली बॉडी माइनस हुई है, तो इसका मास लिखेंगे, है ना, वो पॉजिटिव रहेगा, इसका मास लिखेंगे वो नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव मास कैसे लिखेंगे, देखो इसके लिए जो भी इसका डेंसिटी है, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका जो भी एरिया है, मान लो आर स्क्वायर है, आर है तो पाई आर स्क्वायर, ये इसका मास m1 हो गया। और इसका मास m2 कैसे लिखेंगे, मान लो इसमें a लेंथ की या फिर a रेडियस की डिस्क काटी है, तो सिग्मा इंटू ए आर स्क्वायर, ए पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, ये इसका मास ऐसे लिखेंगे। तो दोनों को दोनों लिखेंगे। अब ये जो मास है वो नेगेटिव मास है, ध्यान रखना, ठीक है, जब भी लिखेंगे हम नेगेटिव मास साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा तरीका। अब इसका जैसे सेंट्रोमास यहाँ पे ही है, 0,0 पे ही है, और इसका जो सेंट्रोमास है मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसकी वो है, ये मान लो ये पूरी की पूरी r है, तो यहाँ पे r/2 पे है, तो इसका जो सेंट्रोमास होगा ये, इसकी डिस्टेंस है 0, ये r/2, 0, तो इसका सेंट्रोमास हो गया r/2, 0। तो ये सेंट्रोमास के कोऑर्डिनेट और ये लिखना है। फिर पूरा सिस्टम का इस कंपोजिट इस बॉडी का हम सेंट्रोमास लिखेंगे, लेकिन उससे पहले ये दो चीज लिखना जरूरी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एक डिस्क दे रखी है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस r1 है, और दूसरी डिस्क जो कट की गई है उसकी जो रेडियस है वो क्या है, b है, ठीक है, और वो सेंटर से c डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है इस कैविटी के लिए, इस डिजाइन के लिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले ना बड़े वाले का मास और सेंटर ऑफ मास लिखो। तो बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि इसका मास तो कितना हुआ, मास तो हुआ इसकी डेंसिटी सिग्मा इनटू इसकी रेडियस a है, तो पाई ए स्क्वायर, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट है, जो सेंटर ऑफ मास है इसके कोऑर्डिनेट है अपना 0,0 पे, ठीक है, सेंटर पे ही है। फिर जो दूसरी कैविटी काटेंगे हम ऐसे, उसका जो मास है m2 वो अपना नेगेटिव मास है क्योंकि कट कर रहे हैं, वो उसको क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू पाई बी स्क्वायर, इसकी रेडियस कितना b, तो पाई बी स्क्वायर। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, जिसका कट किया हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखना है अपने को। तो इस b के कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पे इसके, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो सेंटर से c डिस्टेंस में है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुआ c, और वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं तो c,0 लिखेंगे हम, ठीक है। ऐसे एक्सिस बना लो और ऐसे एक्सिस बना लो। तो अपने को इसके सेंटर ऑफ मास लिख लिया हमने कैविटी का, बड़ी वाली का लिख लिया, है ना, दोनों के सेंटर ऑफ मास लिख लिया। अब इसके बाद में हमारा काम बनता है भाई, अब फाइनल लिखना है हमें, तो एक्सियम लिखेंगे जब पूरा कंपोजिट बॉडी का, तो इसका मास और इसका सेंटर ऑफ मास देखो, तो इसका सेंटर ऑफ मास x के लिख रहे हैं हम, तो x के कोऑर्डिनेट, तो x1 0 इंटू इसका मास सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर। फिर इसका लिखेंगे तो माइनस का साइन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मास है, तो c इंटू सिग्मा पाई बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में टोटल मास,
टोटल मास मतलब ये मास माइनस ये मास, ध्यान रखना ऐड मत करना मास को भी, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई बी स्क्वायर। तो सिग्मा पाई कॉमन लेके कट कर सकते हो आप, है ना। तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस का सी बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे 100% कर लोगे ना ऐसे, क्लियर। चले आगे, हाँ भाई चले आगे। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और। यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे भाई क्वेश्चन है आपका कि ऐसी डिस्क है एक, ठीक है, और ये एक कैविटी काट ली गई है, ये कैविटी काट ली गई है, तो इस टाइप की डिजाइन हो गई है जिसकी डायमेंशंस वगैरह हमें गिवन है। तो इसमें भी वही मानेंगे हम क्या, कि इसमें सबसे पहले एक बड़ी कैविटी मान लेते हैं, ऐसे बड़ी कैविटी मान लेते हैं जिसकी डायमेंशंस क्या है 2a 2a, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ओके, तो ये अपना क्या है, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ऐसी शेप मान लो। फिर जिसको माइनस करना है वो छोटा स्क्वायर है, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी है a, a है। इसका जो ओरिजिन मानोगे या फिर जो सेंटर मानोगे वो कहाँ पे मानोगे, ऐसे मानोगे इसका इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका तो यही है, ठीक है, और इसका यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके इनके सेंटर ऑफ मास बता रहे होंगे, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी देख लेंगे। तो देखो इसके तो कितना यहाँ पे है, ये इसकी पोजीशन कौन सी है 0,0 है ना, और इसकी डिस्टेंस देखो ये a है तो ये a/2 हो गई, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा a/2, a/2, 0 इस पे होगा। चलो भाई मास लिखते हैं, m1 लिखते हैं, मास m1 लिखते हैं पहले इसमें। तो m1 मास लिखते हैं, तो इसका मास कैसे लिखोगे, वही सिग्मा इंटू इसका एरिया 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, 2a मल्टीप्लाई 2a है ना, तो 4a स्क्वायर हो गया इसका। ठीक है भाई 4a स्क्वायर हो गया, ये इसका मास हो गया। इसका m2 लिखेंगे, इसका मास लिखेंगे माइनस सिग्मा, क्योंकि कैविटी है तो नेगेटिव मास, सिग्मा इंटू इसका एरिया a स्क्वायर, ये लो भाई। सेंटर ऑफ मास लिखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है 0,0 पे, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास है a/2, 0 पे। कंबाइंड करके इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो देखो यहाँ पे y में कुछ है नहीं, तो YCM तो 0 हो गया है ना, y तो 0 हो गया। अब लिखेंगे हम XCM, तो XCM लिखने के लिए आपको वही इसका कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई इसका मास, तो 0 मल्टीप्लाई सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर, फिर माइनस का साइन a/2 मल्टीप्लाई ये, तो a/2 मल्टीप्लाई सिग्मा a स्क्वायर, डिवाइड में क्या लिखेंगे भाई, डिवाइड में टोटल मास, तो ये मास सिग्मा a की पावर 4, अच्छा a स्क्वायर सिग्मा a स्क्वायर इंटू 4 माइनस सिग्मा a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी मास नेगेटिव मास को ही लिखेंगे, ध्यान रखना टोटल मास करते टाइम माइनस का साइन याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा a स्क्वायर कॉमन आके कट रहा है ना, और ये तो पूरा 0 ही हो गया। यहाँ पे सिग्मा a स्क्वायर या फिर सिग्मा a स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है, तो ऊपर क्या बच जाएगा a/2 और नीचे क्या बच जाएगा 3, तो ये a/6 बच गया हमारा, a/6 बच गया, और माइनस का साइन, माइनस के साइन के साथ a/6 बच गया हमारा, तो ये हमारा XCM आ गया, और यही आपका क्या है आंसर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट जो भी मोशन से रिलेटेड है कि मोमेंटम में कैसे निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे है, वो सारा हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, कि ऐसी शेप है, अब इस शेप में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ना, तो गौर से देखो इसको, ये 2r है, ये r है, इसका मतलब मैं इस 2r को यहाँ पे बनाऊं तो इस टाइप की कुछ शेप दिख रही है, मतलब ये सेमी सर्कुलर दिख रहा है, सेमी सर्कुलर डिस्क दिख रही है, और ये एक पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हें, तो इसका मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसकी ये 2r है और ये r है, और उसमें से माइनस किया गया है क्या, एक सेमी सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस क्या है r है। हाँ भाई यही है ना,
तो इसका मास m1 लिखेंगे क्या, सिग्मा इंटू एरिया 2r² हो गया। इसका मास लिखेंगे m2 माइनस सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा डिस्क का, तो वो हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा πr² होता है तो π/2 r², है ना भाई। ये इसका मास आ गया। इसका सेंट्रोमास कहाँ पे है, इसका सेंट्रोमास यहाँ पे आएगा लगभग, तो वो कहाँ पे आएगा, ये इधर r, हाँ भाई ऐसे लिखोगे ना इसका, ऐसा सिमेट्री के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आएगा इसका सेंट्रोमास, तो यहाँ पे आएगा r/2, 0। और इसका सेंट्रोमास कहाँ पे आएगा डिस्क का, तो वही यहाँ पे ऐसे ऐसे करोगे तो इस टाइप आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 4r/3 पाई, है ना, सर्कुलर डिस्क का 4r/3 पाई, 0। ये इसका सेंट्रोमास होगा, तो इसका सेंट्रोमास r/2, 0 और इसका सेंट्रोमास कहाँ पे है 4r/3 पाई, 0। बस यही निकालना था हमें, इसके बाद में तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में सेंट्रोमास आ गया, मास आ गया, इधर सेंट्रोमास आ गया और मास आ गया, है ना, तो XCM निकाल लो। YCM तो क्या है, YCM में तो देखो 0 है, इधर भी 0 है, तो YCM तो क्या है आपका ऑलरेडी 0 है। XCM निकालना है, तो XCM में वो ये मल्टीप्लाई दिस करो, तो क्या आएगा देखो, r/2 मल्टीप्लाई सिग्मा इंटू πr² r² माइनस ये वाला, ये कंपोनेंट 4π/3 मल्टीप्लाई ये पूरा नंबर, तो माइनस का 4r/3 पाई मल्टीप्लाई करोगे इस एरिया से, कितने से, सिग्मा इंटू πr²/2 से, इससे डिवाइड में टोटल मास लिखोगे, तो मास ये और ये दोनों को कंबाइन करके लिखोगे, तो सिग्मा 2r² माइनस, ठीक है, माइनस सिग्मा इंटू π/2 r², ठीक है, ये लिख दोगे। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है ओनली, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहां से सिग्मा कॉमन आके कट गया, भाई, ठीक है, r² दिख रहा है यहाँ पे, r² दिख रहा है, यहाँ पे भी r² दिख रहा है, तो ये r² भी कट गया एक तरह से, ठीक है, पाई से पाई के गया, 2 से 4 गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 से ये 2 गया, और क्या बचा यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ पे r बचा है सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पे 2r/3 बचा है हमारा, तो यहाँ पे r बचा है और यहाँ पे 2r, ये भी r ही अपना है ना, 2r/3 बचा है यहाँ पे, बाकी सब कट गया है। डिवाइड में कौन बचा है भाई, यहाँ पे 2 बचा है और माइनस π/2 बचा है, 2 बचा है माइनस π/2 बचा है। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 3r में से r गए तो r/3 और इधर करोगे तो 2 × 2 4, ऊपर चला जाएगा तो 4 माइनस पाई, ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसा अजीबोगरीब आंसर आएगा, बट ये आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सेंट्रोमास के सारी चीजें आपने देख ली है। अब आपका पार्ट नंबर 2 आएगा सेंट्रोमास का ही, जिसमें हम मोशन से रिलेटेड देखेंगे कि जब दो बॉडीज मोशन कर रही होती है तो उनका सेंट्रोमास भी मोशन करता है ना, तो उसमें कैसे चेंजेस देखे जाते हैं, है ना, कि सेंट्रोमास की क्या स्पीड होगी, रिलेटिव वेलोसिटी से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, जब तक टेक केयर, बाय बाय, और लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ऑल द बेस्ट।